प्रकृति कभी धोखा नहीं देती, ये कहा था जीन जॉक्स रूसो ने। नमस्कार, आज हम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, भारत के सबसे मशहूर टाइगर रिजर्व्स में से एक। और हम द प्रिंट में छपे एक लेख के हवाले से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रणथंभौर की जो कामयाबी है वही उसके लिए एक चुनौती बन गई है। ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए खास हो सकती है, क्योंकि इसमें पर्यावरण, संरक्षण, विकास, इन सब के बीच का जो संतुलन है वो मुद्दे आते हैं, और बाकी सुनने वालों के लिए भी जानकारी बढ़ाने वाली बात है। तो रणथंभौर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। मतलब 80 के दशक में ये बाघ बचाने का एक सफल मॉडल बना, पर आज तस्वीर कुछ और है। टोबी सिंक्लेयर हैं, एक वन्यजीव फिल्म निर्माता। वो दशकों से वहां जा रहे हैं। वो कहते हैं कि जो जगह कभी एकदम शांत थी, अब वो शोरगुल वाली हो गई है। तो क्या बदला है वहां? बदला ये है, और ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, कि संरक्षण की कोशिशें इतनी ज्यादा कामयाब हो गईं कि अब कुछ एक्सपर्ट्स उसे ओवर मैनेज्ड पार्क कह रहे हैं। मतलब जरूरत से ज्यादा प्रबंधन। हाँ, ओवर मैनेज्ड। हाँ, दिक्कत ये है कि बाघों की संख्या बहुत बहुत ज्यादा हो गई है। जैसे एक जाने माने वैज्ञानिक हैं के उल्लास कारंत। उनका मानना है कि आमतौर पर 100 वर्ग किलोमीटर में कोई 10 से 20 बाघ हो तो वो प्राकृतिक माना जाता है। 10 से 20? ठीक है। हाँ, लेकिन रणथंभौर का जो कोर एरिया है, वहां यह आंकड़ा आप अंदाजा लगाइए 70-80 या शायद उससे भी ज्यादा बताया जा रहा है। 70-80? ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और इतना ज्यादा घनत्व, मतलब बाघों का एक जगह इतना जमावड़ा, ये उनके बर्ताव के लिए और पूरे इकोसिस्टम के संतुलन के लिए कई सवाल खड़े करता है। और जाहिर है, इतने बाघ, इतनी शोहरत, तो टूरिज्म पर तो असर पड़ा ही होगा। अरे असर क्या, आसमान छू रहा है टूरिज्म। सोचिए, 2014 में जहां कोई 1 लाख टूरिस्ट आते थे, वहीं अब 2024-25 में अनुमान है कि ये संख्या 7 लाख के पार चली जाएगी। 7 लाख? जी। और पार्क के चारों तरफ देखिए, बड़े बड़े लग्जरी रिसॉर्ट्स खुल गए हैं। कुछ तो मतलब एक रात का 1 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। 1 लाख? तो फिर ये संरक्षण है या पूरी तरह कॉमर्स बन गया है? ऐसा लगने लगता है। सही सवाल है। ऐसा लगता है कि व्यापारिक हित शायद ज्यादा हावी हो रहे हैं, और इसी दबाव में अब अधिकारी पार्क के बाहर एक तरह का चिड़ियाघर या इंक्लोजर बनाने की भी सोच रहे हैं। चिड़ियाघर पार्क के बाहर? हाँ, कि शायद कुछ बाघों को वहां रख दिया जाए। अब ये पार्क की जो असली भावना है उसके साथ कितना फिट बैठता है, ये तो सोचने वाली बात है। पर्यटन के अलावा एक और चीज है जिसने रणथंभौर को बदला है। वो है जिसे कुछ लोग टाइगर कल्ट कह रहे हैं, बाघों का महिमा मंडन। हाँ बिल्कुल। जैसे वाल्मीकि थापर जैसे जो संरक्षणवादी हैं, उन्होंने रणथंभौर की बाघिनों को स्टार बना दिया। जैसे वो मशहूर मछली थी, या हाल ही में जिसकी मौत हुई एरोहेड, उनको अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी बना दिया गया। उनकी कहानियां, उनके झगड़े, उनके बच्चे, लोगों ने उनसे एक भावनात्मक रिश्ता जोड़ लिया। हाँ, मैंने भी सुना है मछली के बारे में तो बहुत। हाँ, तो शुरू में तो इसका फायदा हुआ, पार्क को पहचान मिली, पैसा आया, शायद संरक्षण को भी मदद मिली। लेकिन धीरे धीरे ये एक जुनून सा बन गया। हाँ। अब मैनेजमेंट पर इतना दबाव रहता है कि हर बाघ पर नजर रखो, उसे बचाओ, मतलब उसके निजी जीवन में भी दखल दो। और इसी भावनात्मक जुड़ाव और बाघों की बढ़ती संख्या का एक दुखद पहलू भी है। हाँ। वो है इंसानों और जानवरों के बीच टकराव। हाँ, हाल के सालों में ये बढ़ा है। खासकर वो एरोहेड बाघिन के जो शावक थे। हाँ। उन्होंने पार्क के बाहर 3 लोगों की जान ले ली थी, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था 7 साल का। बहुत दुखद घटनाएं थी वो। बहुत दुखद। और जब एरोहेड की मौत हुई तो लोगों का रिएक्शन भी ऐसा था जैसे कोई अपना चला गया हो। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जुड़ाव कितना गहरा है, पर ये मैनेजमेंट के लिए मुश्किलें भी खड़ी करता है। और यहीं पर एक और मुश्किल सवाल आता है ना। हाँ। वो जो प्रबंधन पर आरोप लगे थे। हाँ, वो लाइव बेटिंग वाली बात। मतलब ये आरोप थे कि एरोहेड और उसके शावकों को जिंदा जानवर जैसे नीलगाय वगैरह शिकार के लिए दिए जा रहे थे, जिसे वो लोग सप्लीमेंट्री फीडिंग या पूरक आहार कह रहे थे। हाँ वही। पर आलोचक इसे लाइव बेटिंग कह रहे हैं। और याद रखना चाहिए कि 1982 में इस पर रोक लगा दी गई थी। तो ये तो गैर कानूनी हुआ फिर। और विशेषज्ञ क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, धर्मेंद्र खांडल जैसे विशेषज्ञ हैं, वो इसे बिल्कुल अवैज्ञानिक मानते हैं। उनका कहना है कि एक तो इससे बाघ शिकार करना भूल सकते हैं, इंसानों पर निर्भर हो सकते हैं। दूसरा, इसमें भ्रष्टाचार की भी गुंजाइश रहती है। भ्रष्टाचार कैसे? पहले भी ऐसे आरोप लगे थे मछली बाघिन के समय भी, कि इस चारे के नाम पे गड़बड़ी हो सकती है। तो ये संरक्षण के कौन से उसूलों के हिसाब से सही है, ये बड़ा सवाल है। ये वाकई एक नैतिक दुविधा जैसी स्थिति है।
एक तरफ बाघ बचाने का दबाव, दूसरी तरफ प्रकृति में दखल न देने का सिद्धांत। बिल्कुल। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अवैध शिकार का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, वो अभी भी है? हाँ, हाल ही में मध्य प्रदेश में कुछ छापेमारी हुई थी जहां बाघों के अंग मिले हैं और अब जांच चल रही है कि कहीं उनका कनेक्शन रणथंभौर से तो नहीं। ओ, तो मतलब सफलता के बाद भी खतरे कम नहीं हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम रणथंभौर की तुलना दूसरे पार्कों से करते हैं, जैसे कान्हा या कॉर्बेट, तो क्या कुछ खास अंतर दिखता है? हाँ, रवि चेल्लम जैसे जो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, वो यही सवाल उठाते हैं। जैसे कॉर्बेट में भी बाघों की संख्या शायद रणथंभौर से भी ज्यादा हो, लेकिन वहां इस तरह का सेलिब्रिटी कल्चर नहीं है। मतलब एक एक बाघ पर इतना फोकस नहीं रहता, मैनेजमेंट का तरीका अलग है। और रणथंभौर के लिए एक और बड़ी चुनौती है कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी मतलब रणथंभौर बाकी जंगलों से थोड़ा कटावा सा है, तो बाघों के लिए प्राकृतिक रूप से फैलना, नए इलाके बनाना मुश्किल हो जाता है। इससे उनकी जेनेटिक विविधता पर भी असर पड़ सकता है लंबे समय में। तो कुल मिला के रणथंभौर की कहानी हमें कहाँ लाके खड़ा करती है? ऐसा लग रहा है कि पार्क अपनी ही सफलता के बोझ तले दब रहा है। बाघ बहुत ज्यादा, टूरिज्म बेकाबू, सेलिब्रिटी बाघों का एक अलग ही पंथ, इंसानों और जानवरों का बढ़ता टकराव और मैनेजमेंट से जुड़े नैतिक सवाल, ये सब मिलकर एक बहुत ही जटिल तस्वीर बना रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें उस बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि क्या बाघ बचाने की कामयाबी को सिर्फ उनकी गिनती से नापना चाहिए, या फिर हमें एक पूरे स्वस्थ इकोसिस्टम पर, बाघों के प्राकृतिक व्यवहार पर और स्थानीय लोगों के साथ कोएग्जिस्टेंस मतलब सह अस्तित्व पर, इन सब पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। रणथंभौर का मामला शायद यही इशारा कर रहा है कि हमें एक ज्यादा संतुलित नजरिए की जरूरत है। रणथंभौर की इस जटिल स्थिति पर आप सबकी क्या राय है? खासकर जो श्रोता यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये केस स्टडी संरक्षण, विकास और नैतिकता के बीच के टकराव को समझने का एक अच्छा उदाहरण हो सकती है। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही गहरी चर्चाओं और विश्लेषण के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।